हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेस्पिरेशन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो हम पहले से जानते हैं। और इसको समझना है अगर आपको, तो 5 स्टेप्स को आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में देखना होगा और इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शॉर्टली समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है वो है ब्रीदिंग। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ बताई है कि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की एयर को हमारे लंग्स की एल्वियोलाई तक ले जाना, इनहेल करना। इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन या इनहेलेशन भी कहा जाता है। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है वो ये कि एल्वियोलाई में प्रेजेंट CO2 रिच एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, जिसको एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखना है वो ये कि ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है। तो ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये आपको याद रखना है। तो ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेशन में हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेयर की एयर को अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी सरफेस तक ले जाते हैं, जो इनहेलेशन है, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जो कि एक्सहेलेशन है। इस प्रकार से पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेप जो रेस्पिरेशन में होता है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो हम सभी जानते हैं कि एल्वियोलाई और उसकी डक्ट को हम एक्सचेंज पार्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर ये पार्ट जो है वो ब्लड के साथ CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा है कि एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। एंड साथ में आपको बता दूं कि एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के सराउंडिंग बहुत सारी छोटे छोटे डायमीटर की ब्लड वेसल्स, जिनको कि आप ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, वो क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। तो थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से और ब्लड कैपिलरीज के क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के साथ अब बहुत ज्यादा इजीली या आसान हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो सके। इस प्रोसेस को ही हम यहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहेंगे बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही, जिसके थ्रू ही एल्वियोलाई से आने वाली ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स में कैटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा इसी ब्लड के माध्यम से बॉडी सेल टू एल्वियोलाई। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल या टिश्यूज से एल्वियोलाई तक। ये आपका थर्ड स्टेप है जो आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर का स्टेप जो आपको याद रखना है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो जिस तरह से डिफ्यूजन हुआ था गैसेस का एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, वैसे ही डिफ्यूजन होता है गैसेस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लेकर टिश्यूज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ट्रांसपोर्टेड होने के बाद डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, और टिश्यूज में कैटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो टिश्यूज से डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगी और ब्लड उसको अगेन ट्रांसपोर्टेड कर देगा एल्वियोलाई तक, जहां से ये एक्सहेलेशन के थ्रू या एक्सपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना है। जब डिफ्यूजन एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा होगा तब एल्वियोलाई टू ब्लड ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी और ब्लड टू एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी। लेकिन जब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
ब्लड और टिश्यूज के बीच में होगा तब ब्लड टू टिश्यूज ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और टिश्यूज टू ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा। यह कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ नंबर का जो स्टेप है दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि अब हम जानते हैं कि जब ब्लड से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन टिश्यूज को या टिश्यूज में प्रेजेंट सेल्स को ऑब्टेन हो चुकी होगी तो उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन वो सेल्स करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। और हम सभी जानते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको यह चीज समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनके पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और उनके पास जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल वो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिसको ट्रांसपोर्टेड किया है ब्लड ने और जो डिफ्यूज होकर गई है ब्लड से टिश्यूज में, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप देखेंगे ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा और ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होगी, आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एंड एटीपी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्योंकि ये परफॉर्म करेगी हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को, बिकॉज एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूटिलाइज होगी टू परफॉर्म द बॉडी एक्टिविटीज। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में निकलती हुई दिखाई दे रही है इसको हम अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं तो आपको ये कंसेप्ट भी बहुत सिंपली समझ में आ सकता है कि जब सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म बनेगी तो वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सेल से ब्लड में जाएगी, ब्लड उसको ट्रांसपोर्टेड करेगा एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में प्रेजेंट होने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इन पांचों स्टेप्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं को मैं कहूंगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। और कई बार नीट में यहां से क्वेश्चन आते हैं, इन स्टेप्स को कई बार गलत ऑर्डर में रख दिया जाता है और आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका राइट ऑर्डर क्या होगा। वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये पांचों स्टेप्स आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज जो भी आपने पढ़ा वो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आगे मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बार बार मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना मत भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।